नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं आपको इस YouTube चैनल पे न्यूज़ मानिया पर। मेरा नाम है अनुज वर्मा और स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी न्यूज़। आज पहली न्यूज़ जो है वो है श्रीलंका के बारे में कि श्रीलंका ने इम्पोज किया है नेशनल वाइड कर्फ्यू टिल मंडे टू क्वेल अनरेस्ट। कि उसके देश में कर्फ्यू लगा रखा है, लोग जगह जगह हड़ताल पर आ गए हैं, लोग जगह जगह कर्फ्यू लगा प्रदर्शन कर रहे हैं। रीज़न क्या है कि पूरी की पूरी इकॉनमी डाउन हो चुकी है। इसके बारे में पूरा का पूरा एनालाइज करेंगे कि रीज़न क्या है इसके पीछे, कि श्रीलंका की हालत ऐसी हो गई कि वो पूरा तबाह होने को आ चुका है। हालत ये बताई जा रही है कि केवल उनके पास 13 to 14 डेज़ का ही राशन बचा हुआ है। श्रीलंका इतनी बुरी कगार पर बैठा हुआ है। आपके सामने एक न्यूज़ है कि श्रीलंका इम्पोज नेशनल वाइड कर्फ्यू टिल मंडे टू क्वेल अनरेस्ट। कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि वो एक जगह बैठ जाएं, वो सब शांत हो जाएं। ये आपके सामने श्रीलंका का मैप है। पहली न्यूज़ आपके सामने दिखाई दे रही है, जगह जगह की न्यूज़ है जो आपके सामने लाया हूँ। देखिए, श्रीलंका में डीजल खत्म हो चुका है। ट्रांसपोर्टेशन जो व्यवस्था है वो पूरी की पूरी ख़त्म हो चुकी है। और पहली बार आज़ादी के बाद से पहली बार ऐसा हुआ है कि वहाँ पर इतनी खतरनाक मंदी आई है। पहली बार ऐसा हुआ है। इसीलिए इंडिया ने अब पहली बार, कहते ना, पहली बार नहीं, पहले भी कई बार हो चुका है, लेकिन दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए, यानी दिखाते हुए कि हम, आप चाहे हमसे कितने ही दूर रहें लेकिन हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं। तो देखिए, इंडिया ने लगभग 40,000 मीट्रिक टन डीजल उपलब्ध कराया है। इसके साथ साथ उसको क्रेडिट यानी कुछ पैसे भी दिए हैं ताकि वो अपना लोन जो है वो चुका सके, क्योंकि उसकी हालत बहुत ख़राब हुई पड़ी है। पढ़ सकते हैं आपकी, सर इसका रीज़न क्या है। आर्थिक संकट आया है तो उसके पीछे जो 3 रीज़न बताए जा रहे हैं, वो 3 रीज़न की पहली रीज़न है वो है आपका फॉरेक्स का ख़त्म हो जाना। दूसरा रीज़न है उसकी जो करेंसी है वो डाउन हो जाना, यानी मुद्रा का अवमूल्यन। और तीसरी जो है, देश में खाद्य कीमतों में वृद्धि, यानी फूड का क्राइसिस इतना हो चुका है कि वहाँ प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं। इसीलिए वहाँ के राष्ट्रपति ने क्या किया है, जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पर इमरजेंसी लगा दी है। तो पहले समझते हैं सर है क्या, वन बाय वन। पहली बात की मैंने नाम किया फॉरेक्स का। सर ये फॉरेक्स क्या होता है? फॉरेक्स बोलेंगे फॉरेन करेंसी, कि किसी भी देश के अंदर जो उस देश के अंदर अपनी करेंसी को छोड़ के जो दूसरे देश की करेंसी है वो कितनी है। खास तौर पे डॉलर, युआन जिसे रेमबी बोलते हैं चाइना की, येन, पाउंड, ठीक है, ब्रिटेन की, ये कितना है ये होना बहुत ज़रूरी है। जिस देश में ये चीज़ें ज़्यादा हैं उस देश की इकॉनमी मजबूत रहेगी। इंडिया के पास भी हाल ही में काफ़ी अच्छा फॉरेक्स जमा हुआ है और ये एक देश की कह सकते हैं देश को बनाने में बहुत हेल्प करता है। दूसरे की बात करें, करेंसी अवमूल्यन, यानी जो डाउन हो चुकी है करेंसी, करेंसी का जो डिवैल्यूशन हुआ है, यानी देख कैसे कह सकते हैं कि किसी भी देश के अंदर जो करेंसी का अगर डाउन हो जाए दूसरे देश की कीमत में, जैसे फॉर एग्जांपल तो आज के टाइम में जो इंडिया के 1 रुपये की कीमत है वो श्रीलंका के अंदर 4 रुपये है। क्या कि 1 रुपये यहाँ से आप लेके जाते हो श्रीलंका, तो आपको वहाँ पर श्रीलंका के 4 रुपये मिलेंगे आपको। यानी आप इंडिया के 100 रुपये अगर ले जाते हो तो आपको वहाँ पर 400 रुपये का सामान खरीदने को मिलेगा। आप खुद सोच सकते हो कि कौन सा देश बढ़िया हुआ। सर ये देश बढ़िया हुआ, ये देश सर थोड़ा गरीब है इसलिए इसकी वैल्यू हालत ख़राब है। इंडिया का भी देख सकते हो कि $1 हम लेके आते हैं, $1 देख लो 75 to 77 रुपीज़ के बराबर होता है। इसलिए तो हम पीछे हैं अमेरिका से। रीज़न क्या है? यही तो ये बहुत डाउन हो चुका है। अभी जो चला बताई जा रही है एग्जैक्टली 3.9 श्रीलंकन रुपीज़ की रेट है। बात करें जो दूसरी चीज़ की, अगर दूसरी चीज़ की बात करें कि सर और क्या रीज़न है इसका, जो तीसरी चीज़ बता रही थी यानी फूड क्राइसिस, मैं इसको बरेज कर दूं। यस, जो तीसरी थी वो है फूड क्राइसिस। अब सर फूड कैसे है, अभी आपको दिखाता हूँ फूड कैसे है क्या। आपके सामने एक छोटा सा एक डेटा है 3 चीज़ों का। वहाँ पर चावल के प्राइस देख सकते हो आप कितने हैं, 500 रुपये kg। दूसरा, जो मिल्क पाउडर होता है ना, दूध का पाउडर होता है, आधा किलो का से भी कम, यानी 400 ग्राम का पाउडर है, उसकी कीमत जो है वो 790 रुपये है। 1 किलो चीनी खरीदने जाओगे तो 290 रुपये देने पड़ेंगे। ये हालत हो चुकी है श्रीलंका के अंदर। रीज़न आपके सामने ही है। अब सर ये बात करते हैं, सर ये चीज़ आई है तो आई क्यों है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ऐसा कारण क्या है। ये तो आपने सर बता दिया कि ये चीज़ें मुद्रा ख़राब हो गई है, फॉरेक्स नहीं है, लेकिन सर पीछे रीज़न क्या है। तो इसके पीछे का रीज़न है वो है कोरोना। अब आपको सर कोरोना से क्या दिक्कत है, कोरोना तो पूरे विश्व में आया था, तो इस पर क्या असर पड़ा। तो इसका खास एक चीज़ है, देखिए किसी भी देश की इकॉनमी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वहाँ पर पैसा कैसे आएगा। जैसे अपने देश है, अपने देश के अंदर हम एक्सपोर्ट करते हैं, सामान बनाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, बेचते हैं, हमारे पास
अनाज है, अनाज जो हमारे पास ज़्यादा बनाते हैं, जैसे कॉटन है, कॉटन हम यूज़ भी करते हैं और ज़्यादा से एक्सपोर्ट भी करते हैं, जूट हो गया। लेकिन श्रीलंका के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। श्रीलंका जो बेस्ड है उसकी इकॉनमी वो एक ही चीज़ पे है, वो है टूरिज्म, वो है केवल टूरिज्म पे। अब खुद बताओ आप कि 2 साल कोरोना के टाइम पे लोग घूमने गए थे क्या? बिल्कुल भी नहीं गए थे, सारी फ्लाइट्स बंद पड़ी थी। इसी वजह से यहाँ पर टूरिज्म के लिए कोई नहीं आया, घूमने कोई आया नहीं। जब घूमने कोई आया नहीं तो पैसा बना नहीं, इस पैसे की वजह से फेल मार गया। चलिए, जैसे तैसे थोड़ा कोरोना निपटने की बारी आई, ये साल थोड़ा सा लगा कि टूरिज्म बढ़ेगा, तो भैया यहाँ पर रशिया और यूक्रेन ने छेड़ दिया युद्ध। अब आपके में फिर क्वेश्चन आएगा, सर रशिया और यूक्रेन से इसका क्या लेने देना? तो जानकर आपको हैरानी होगी कि इस श्रीलंका के अंदर जो ज़्यादातर टूरिस्ट आते हैं ना, वो रशिया के ही आते हैं, रशिया और यूक्रेन के ही लोग आते हैं, क्योंकि सेंट्रल एशिया के जो लोग हैं वो ज़्यादातर ऐसी जगह पे घूमना पसंद करते हैं जहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा हो। श्रीलंका बहुत बड़ा एक बहुत अच्छा प्लेस है इस टूरिज़्म के लिए। तो ये 2 रीज़न हैं जिसकी वजह से श्रीलंका का जो टूरिज़्म सेक्टर बहुत क्या हुआ है, इफेक्ट हुआ है। अब श्रीलंका के बारे में कुछ जो जानकारी है जो आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका के अंदर दो धर्म मिलते हैं देखने को ज़्यादातर, एक सिनेला कम्युनिटी और एक मिलती तमिल। ठीक है, सिनेला जो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। दूसरी चीज़ की बात करें, श्रीलंका के अंदर लैंग्वेज भी ऑब्वियसली 2 बोली जाएंगी, 2 ही बोली जाती हैं। वो है आपकी कौन सी, एक है सिनला और एक है तमिल। आगे बात करते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट के अंदर। तो गवर्नमेंट में यानी प्रेसिडेंट का नाम इंपॉर्टेंट है, गोटबाया राजपक्षे, और दूसरे हैं प्राइम मिनिस्टर महिंद्रा राजपक्षे। ये दोनों आपस में भाई हैं। देखो भाइयों ने क्या हालत कर दिया। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट था, कैपिटल जो ऊपर रह गया, वो है श्री जयवर्धने कोटा, जो यहाँ की कैपिटल है। दूसरी है कोलंबो। अगली न्यूज़ की तरफ रुक करते हैं। नोएडा अथॉरिटी इशू टेंडर फॉर वेदवंत पार्क। आई थिंक हमारे इतिहास का शायद पहला ऐसा पार्क बनने जा रहा है जो हमारी धर्म से रिलेटेड है। मतलब पार्क इस तरह का है जो आपको बताएगा आपके धर्म में क्या क्या चीज़ें थी, यानी हिंदू धर्म की कुछ खास चीज़ें इसमें प्रदर्शित की गई हैं। वो हैं आपके वेद, जिन्होंने सारा ज्ञान दिया। नोएडा के अंदर सेक्टर 78 के अंदर हमारी यूपी सरकार ने एक पार्क का क्या करें, एक प्लान तैयार किया, एक टेंडर जारी किया है कि ये पार्क बनाया जाए। इस पार्क के अंदर हम सारे वेदों की जानकारी देंगे। इतना ही नहीं, जो 7 ऋषि हैं जिसे हम सप्त ऋषि बोलते हैं, उन 7 ऋषियों के बारे में वो चीज़ें बताई जाएंगी कि वो ऋषि क्या थे, कैसे थे, क्या क्या किया। देखिए न्यूज़ के बारे में लिखा है इसमें कि वेदवन पार्क 78 सेक्टर के अंदर जो 12 एकड़ में फैला है, वहाँ पर आपको ये पार्क बनाया जाएगा, जिसमें चारों वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, इसके बारे में जानकारी मिलेगी। इसके साथ साथ 7 ऋषियों के बारे में भी ये चीज़ें बताई गई हैं। 7 ऋषि कौन से, सुन लो, कश्यप, भारद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र एंड अगस्त्य। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी एक अगस्त्य ऋषि, क्योंकि कहते हैं इतिहास के अंदर इनके बारे में एक चीज़ जानकारी गई है कि अगस्त्य ऋषि ने समुद्र का सारा पानी पी लिया था। तो ये चीज़ यहाँ दिखाई गई है इस पार्क के अंदर। मैं आपको फोटो आया हूँ। ये एक यहाँ का कहते हैं कि एक बहुत बड़ा केंद्र बनेगा, वो देखने का एक आकर्षण का केंद्र बनेगा कि अगस्त ऋषि ने यहाँ पर लेज़र लाइट से और बहुत सारी चीज़ों से ये चीज़ बनाई जा रही है। इस साल के नवंबर, दिसंबर या जनवरी के 2023 के जनवरी तक ये कंप्लीट हो जाएगा, जिसको बनाने के लिए गवर्नमेंट ने 30 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाया है। तो आपके सामने इतना ही नहीं, इस जगह पर लगभग 1250 से ज़्यादा आपको पेड़ देखने को मिलेंगे, जो कि है मेडिसिन प्लांट, जो हमें कहाँ से मिलते हैं, जो इन वेदों के अंदर जो हमें पेड़ देखने को मिले हैं, ट्री जो बहुत कम रह गए हैं, ठीक है, और जो बहुत ऐसे रेयर मिलते हैं, वो सब के सब यहाँ लगाए जाएंगे, लगभग 1250। तो ये अपने आप में एक बहुत यूनिक चीज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें, एडिक्ट ऑफ चंडीगढ़। सर ये क्या है, चंडीगढ़ का आदेश और इसे क्यों मांग के रखते हैं? चलिए है क्या ये, सुन लीजिए पहले। हम सब जानते हैं चंडीगढ़ राजधानी किसकी, पंजाब की और हरियाणा की, ठीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं चंडीगढ़ को डिज़ाइन किसने किया था? चंडीगढ़ का कभी आप गूगल में मैप देखना, इतना सुंदर दिखता है, आप खुद हैरान जाओगे क्या चीज़ बनाई है, बनाने वाले ने क्या खूब बनाया है। इसके आर्किटेक्ट था फ्रांस आर्किटेक्ट, उसका नाम था ली कार्बूजियर। उसने क्या किया था, जब वो बनाया था ना, इस तरीके से बनाया, और बनाने के बाद एक बुक जारी की, होता ना एक रूल्स की, कि मैंने इसको डिज़ाइन किया है, इसके बाद इसे बिगाड़ना नहीं, इसमें क्या क्या नहीं करना और क्या क्या करना है, ये चीज़ उन्होंने दी। और ये भी बोला कि इसको जो चंडीगढ़ है, मैं इसकी अथॉरिटी चाहूँगा कि यहाँ के जो लोग हैं ना, वो खुद ही इसको कंजर्व करके रखें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी चीज़ है ना।
अब न्यूज़ क्या आई, न्यूज़ ये आई कि पंजाब के जो विधानसभा है वहाँ पर एक रेजोल्यूशन पास हुआ, रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ अभी, ये केवल एक पेश किया गया बिल कि क्या कि वहाँ की विधानसभा के अंदर भगत सिंह, भीमराव अम्बेडकर जी एंड महाराजा रणजीत सिंह जी की मूर्तियाँ लगाई जाएंगी। ठीक है, लेकिन ये केवल असेंबली में आई बात थी, लेकिन हुआ क्या, ये चीज़ रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बात आ गई एडिक्ट ऑफ चंडीगढ़ की, जो मैंने अभी बताया। यानी एडिक्ट क्या है, ली कार्बूजियर के द्वारा लिखी गई वो बुक जिसके अंदर लिखा है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, और उस बुक के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि जहाँ जहाँ मैंने ये मॉन्यूमेंट तैयार की हैं, सॉरी जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाई हैं, वहाँ पर किसी भी पब्लिक, किसी भी पर्सन की कोई भी स्टैचू या मूर्ति नहीं लगाई जाएगी। इतना ही नहीं, जो एक लेक है वहाँ पर, जो अच्छी अच्छी जगह बनाई है उन्होंने, उसके आसपास कोई इंडस्ट्री नहीं होगी, उसके आसपास कोई ऐसी जगह नहीं होगी जो शोर शराबा करती हो। पढ़िए आप उसको, आपको देखने को मिलेगा। ये अंकल आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, यही हैं आपके ली कार्बूजियर, जिन्होंने दिखाया कि एक सुखना लेक है, उसके पास ना तो मूर्ति छोड़िए कि कोई ऐसी चीज़ भी नहीं होगी जो शोर करे, ना ही कोई इंडस्ट्री देखने को मिलेगी। तो आपके सामने देखिए, यस, एक नाम और आपके सामने आया है, सिटी ऑफ लेक ब्यूटीफुल। ये काम का है एग्जाम पर्पज से। इसको क्या बोलते हैं, चंडीगढ़ को सिटी ऑफ ब्यूटीफुल भी बोलते हैं। और बनाया किसने था, ली कार्बूजियर। तो ये इंपॉर्टेंट था, इसको आप जानिए। चंडीगढ़ का देख सकते हो कितना सुंदर दिखने में लगता है, और चंडीगढ़ की है सुखना लेक। अब चंडीगढ़ की केवल एक ही न्यूज़ नहीं थी, आज है दो न्यूज़। दूसरी न्यूज़ है कुछ इस प्रकार की, ये देखिए, ये थोड़े से कॉन्ट्रोवर्शियल रहेगी और इसकी न्यूज़ जल्दी आगे आने वाली है। ट्रांसफ़र चंडीगढ़ टू पंजाब, असेंबली पासेज रेजोल्यूशन। अभी हाल ही के अंदर पंजाब के नए सीएम बने हैं भगवत सिंह मान जी। इन्होंने विधानसभा के अंदर एक बिल पास किया, बिल पेश किया। उस बिल के अंदर लिखा था कि चंडीगढ़ को पंजाब को सौंप दिया जाए। अब आपको से पंजाब के पास ही तो है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, ये दोनों की राजधानी है ना। इन्होंने कहा कि भैया कंप्लीटली पंजाब की राजधानी बन जानी चाहिए। रीज़न क्या था, अब उसका छोटा सा पीछे हुआ क्या था अभी हाल ही के अंदर कि चंडीगढ़ के जो कर्मचारी हैं, जो चंडीगढ़ में काम करने वाले ऑफिसर्स हैं, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं ऑनरेबल अमित शाह जी, उन्होंने कहा कि जितने भी चंडीगढ़ के अंदर कर्मचारी हैं ना, वो सेंटर के अंडर में काम करेंगे। जो सेंट्रल बोलेगा ना, यानी सेंट्रल जो गवर्नमेंट है जो बोलेगी वही सारे काम करेंगे, स्टेट का कोई काम नहीं करेगा। यहाँ पर भगवत सिंह जी जो मान है, ये बोलते हैं कि जब चंडीगढ़ एक स्टेट के अंदर आता है, अथॉरिटी स्टेट की है, यहाँ लोग स्टेट के हैं, तो रूल स्टेट के कैसे लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बस इसी बात को लेके भिड़ गए दोनों, ठीक है। और हुआ क्या, और ये रिजोल्यूशन पास भी हो गया, बिल पास भी हो गया, क्योंकि इस जगह पर यानी विधानसभा के अंदर बीजेपी को छोड़ के बाकी सब लोगों ने वोट भी दे दिया और ये बिल पास हो गया। अब देखते हैं इसके आगे क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे कैसे काम चलता है। अब दूसरा रुख तो आना ही था। यहाँ पे अनिल विज ने फिर क्या किया, रिटेलिएट किया, और बोलते हुए बताया गया, इन्होंने कुछ चीज़ें बोली कि ये तो अभी बच्चा पार्टी है, यानी आम आदमी पार्टी, और ये भगवत सिंह मान जी हैं, ये अभी बच्चे हैं, अभी इनके दूध के दांत में आए नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि अगर ये मुद्दा छेड़ रहे हैं पंजाब का, तो इसके अलावा और भी मुद्दे हैं, यानी SYL मुद्दा, ठीक है, यह है सतलुज यमुना लिंक योजना। इतना ही नहीं, हिंदी भाषा का एक जो मैटर है, यानी भाषाओं को जो मैटर है, उसके आधार पर कुछ जो कॉन्फ्लिक्टेड है वो भी रिजॉल्व होनी चाहिए। तो पहले बड़े बड़े मुद्दे रिजॉल्व हों, उसके बाद ये मैटर आता है। तो उन्होंने कहा कि कोई लॉजिक नहीं है, इस पर कोई इतनी टिप्पणी नहीं दी जा सकती। चलिए अगली न्यूज़ की खबर करते हैं। तो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, आपके अंकल दिखाई दे रहे हैं, तो इनका नाम है गिलबर्ट होंगेबो। ये एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है न्यूज़। क्या, पहली चीज़, ILO के ये बने हैं क्या, डायरेक्टर। पहली चीज़, ILO की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। बनी कब थी, सन 1919 के अंदर। तीसरी चीज़, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वो है जेनेवा के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है, जेनेवा के अंदर हेडक्वार्टर है। कई बार पूछी जा चुकी है ऐसी चीज़ें एग्जाम के अंदर, ILO का हेडक्वार्टर कहाँ है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और इसके हाल ही के अंदर जो डायरेक्टर हैं वो बदले हैं, गिलबर्ट होंगेबो बने हैं, होंगबो बने। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। हमने आज तक सुना है नाम द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, सब जानते हैं कि विश्व की सबसे लंबी दीवार द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। क्या आप जानते हैं इंडिया में भी एक ऐसी दीवार है, उसका नाम है द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। राजस्थान के अंदर एक जगह है, ठीक है, एक किला है कुंभलगढ़, जिसे बनवाया था राजा कुंभ ने, राणा कुंभ ने बनवाया था, यानी 15वीं सेंचुरी के अंदर, जो विश्व की चाइना के बाद दूसरी सबसे लंबी दीवार है। तो इसको कुंभलगढ़ की किला और इसकी दीवार के नाम से भी जाना जाता है, यानी द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थी आज की न्यूज़, जो
कोशिश की। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तभी आपको फ्यूचर की देखने वाली वीडियो मिलेंगी। तो आज के लिए इतना रखते हैं।